हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना इमरोज और आप तमाम लोगों का दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार इमरोज स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 फरवरी से क्लास 10th यानी मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जिससे रिलेटेड मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है, सारे सब्जेक्ट का बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आज के इस क्लास में हम साइंस के मॉडल पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने हिंदी के मॉडल पेपर का डिस्कशन करा रखा है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख ले। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, इस वीडियो में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि यह साइंस का मॉडल पेपर होने वाला है और ये बिहार बोर्ड के 2026 का मॉडल पेपर है। जैसा कि आपको एज यू कैन सी, जैसा कि आपको दिख रहा है। और पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष में भी किसी भी प्रकार की पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें भी आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से मात्र 50 आपको बनानी रहेगी। उसके बाद 30 से शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, जिसे लघुत्तरीय कहा जाता है, जिसमें से मात्र आपको 15 बनानी रहेगी। और उसके बाद 8 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 4 क्वेश्चन का आंसर बनाना रहेगा। और ये एग्ज़ाम टोटल देख सकते हैं कि टोटल 80 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, इसलिए 80 नंबर का होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए निर्धारित समय जो रखा गया है वो 2 घंटा 45 मिनट यानी पौने 3 घंटा रखा गया है। जिसमें से आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर आपको टोटल 80 के 80 क्वेश्चंस में से मात्र 40 क्वेश्चन आपको हल करना रहेगा। तो चलिए हम बिना किसी समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के सोल्यूशन जल्दी से और फटाफट करते हैं। इस साल बहुत ही आसान एग्जाम होने वाला है आपका, इतना याद रखिएगा, बहुत ही आसान एग्जाम होने वाला है। आप सभी लोग हैं कि ये टोटल 2 सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, जिसमें सेक्शन 1 में आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिसमें से मात्र आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर देना है। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है, जैसा कि इससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं और इससे भली भांति आप लोग अवगत होंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन का हल करने का प्रयास करते हैं कि इस साल इतना याद रखिए कि आपका एग्जाम बहुत ही ईजी होने वाला है, वो सोशल साइंस का। हल करने के बाद आप लोग अपना प्रतिक्रियाएं दीजिएगा कि किसका कितना सही हुआ। तो पहले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये सभी आप लोग जानते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी इन्फिनेटिव होती है। यानी कोई पैरेलल मान लीजिए, कोई पैरेलल यहाँ पे मिरर है, इसे ही समतल दर्पण कहते हैं। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, इन्फिनेटिव होती है, यानी अनंत होती है। और यहाँ पे ऋणात्मक अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जैसा कि आप सभी लोग इसे पहले से ही जानते होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर बनते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनते हैं। यानी जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के सामने यानी पीछे बनता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन से पूछा गया है। 3 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा। इसमें आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए या एक यहाँ से एक आपतित किरण आ रही है, मान लीजिए आपतित किरण आ रही है, यहाँ से ये एक परावर्तित किरण चली जा रही है, तो आप देख सकते हैं। और ये एक अभिलंब हो गया, तो मान लीजिए, तो हम सभी जानते हैं कि आपतित किरण है, आपतित किरण यहाँ से आ रही है और ये परावर्तित किरण यहाँ से जा रही है। तो हम सभी जानते हैं कि आपतित किरण यहाँ पे कितना दिया है कि 30 डिग्री दिया है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, परावर्तित किरण और आपतित किरण यानी इसका और इसका बीच के ये कोण पूछा है, तो बताइए ये दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं। यानी 30 डिग्री और प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इसका कौन सा आंसर सही हो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाली, यानी 60 डिग्री। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर में देख सकते हैं, 4 नंबर में पूछा है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितनी होगी। यानी मान लीजिए कोई एक दर्पण है, यहाँ पे दर्पण हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक दर्पण ले लेते हैं, यहाँ पे आपतित प्रकाश की किरण ये सी है और तब परावर्तित प्रकाश की किरण भी सी है। तो परावर्तित उसकी चाल क्या होगी, तो उसकी चाल क्या होगी आप लोग बताइए। तो उसकी चाल, हमें चाल कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी प्रकाश की चाल जो है वो चेंज नहीं होती है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगी तभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सी डी। चलिए 5 नंबर में देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण में कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। यह मूल बिंदु किससे लिया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि मूल बिंदु को यानी एट पोल कहा जाता है, यानी पोल कहा जाता है, पोल को ध्रुव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम किसी दर्पण को लेते हैं, मान लीजिए अवतल दर्पण को हम लेते हैं, तो यहाँ पे एक बिंदु होता है, दूसरे कलर से हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे पी कहा जाता है। तो इसी को पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। यहाँ से फोकस दूरी रहता है, यहाँ सी रहता है, यानी वक्रता त्रिज्या रहता है, वक्रता केंद्र यहाँ से यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जैसा कि आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इसका चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि जब प्रकाश की
प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है। यहाँ पूछा है सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की क्या होती है, तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, और वहीं विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश की चाल घट जाती है। तो उस समय ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो हम जानते हैं कि ये अपवर्तन के कारण आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलती है, वो रंग भी नहीं बदलता है। ए और बी तो होने वाला है ही नहीं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, यानी वेव लेंथ जो है उसकी वेव लेंथ है वो तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता है। चलिए 8 नंबर में पूछा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता क्या होगी, तो हम सभी जानते हैं कि लेंस की क्षमता को पी यानी डी यानी डायोप्टर कहा जाता है। तो डी बराबर क्या होता है 1/f होता है, यानी फोकस दूरी किस में इसमें लिया जाता है, तो मीटर में लिया जाता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। तो इसे कैसे आप लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर में दिया रहेगा, तो हमने पहले भी आपको बता चुका है कि सेंटीमीटर में अगर दिया हो तो ऊपर 100 सेंटीमीटर लिया जाएगा और नीचे फोकस दूरी लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर, तो ऊपर सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया गया है। तो 100 सेंटीमीटर बाई फोकस दूरी कितना दिया है, यहाँ से आप देख सकते हो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है, तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर लेंस की शक्ति का ऐसा यूनिट होता है। चलिए 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, 9 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि तैलीय पदार्थ तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है, आप लोग बताइए। तैलीय कागज यानी यदि किसी कागज ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कॉपी का एक पेज ले लीजिए, उसमें कुछ तेल लगा दीजिए तो उसे तैलीय कागज कहा जाता है। तो उससे जब आप देखिएगा तो आर पार दिखाई तो देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा, तो कैसा वो है, तो पारभाषक होगा, यानी पारभाषक होगा, यानी ट्रांसलूसेंट होगा। ट्रांसलूसेंट होता है, ये पारभाषक होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल किस में न्यूनतम होती है, तो हम सभी जानते हैं प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 के ऊपर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, हम सभी जानते हैं। 2.25 गुना 10 के ऊपर 8 मीटर प्रति सेकंड। और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, आप सभी जानते हैं 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। सॉरी लिखने में आप लोग आवाज़ से पहचान लीजिएगा। लेकिन कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है कांच में प्रकाश की चाल। और ये वायु और निर्वाती दोनों सेम ही बात है, तो इसमें किसका प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, तो इसमें कांच का प्रकाश की चाल न्यूनतम होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा है कि निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनता है, तो आप सभी जानते हैं कि रेटिना पर बनता है, तो रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं रेटिना लिखा है लेकिन हिंदी में दृष्टिपटल लिखा है। तो ऐसे ऐसे सवाल से आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। हिंदी के साथ थोड़ा सा अंग्रेजी भी यानी इंग्लिश जानना भी आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पूछा है कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग जो है वो कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया यानी कॉर्निया कहलाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसान सवाल पूछा है। यहाँ पे बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष को सुधारा जाता है, यानी बाइफोकल लेंस का तो हम सबसे पहले ही बता चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद कीजिए फिजिक्स के 3 नंबर चैप्टर को, उत्तल लेंस का यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन बाइफोकल लेंस द्वारा आप सभी जानते हैं कि ज्यादा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, क्योंकि दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता ही है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ज्यादा दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर अवतल लेंस द्वारा किया जाता है, और ज्यादा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस द्वारा किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा उसका निवारण किया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर में पूछा है हमारे रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो रॉड्स सबसे पहले हम लोग को जाना है कि रॉड्स क्या कहलाता है। तो हमारे आंख में छड़ एवं शंकु जो होता है, जो उसे रॉड्स कहा जाता है, उसे इंग्लिश में रॉड्स कहा जाता है। यानी आंख में जो शंकु होता है ना उसे ही रॉड्स कहा जाता है। लेकिन आंख में जो छड़ होते हैं उसे रॉड्स कहा जाता है, और जो शंकु होता है उसे कोण कहा जाता है। तो रॉड्स की कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है, तो रॉड्स की कोशिकाएं, यानी जब हमारी आंखों में रॉड्स लगा दिया जाता है तो समझिए कि कोई ना कोई वस्तु डीम दिखाई दे रही है, यानी धुंधली दिखाई दे रही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर पूछा है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स एंड कोन्स नहीं होता है। कोन्स ब्लाइंड स्पॉट में, ऊपर की तरफ हमने रॉड्स के विस्तृत के बारे में अर्थ उसका बताया है, और यहाँ पे उसी के बारे में पूछे ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स नहीं होता है, जिसके कारण अंधा व्यक्ति को साफ साफ कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, थोड़ा सा डीम दिखाई देती है, तो किसके कारण, तो रॉड्स के कारण। यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत फ्यूज हम सभी जानते हैं कि विद्युत फ्यूज जब किसी तार से विद्युत धारा का प्रभावित किया जाता है तो वो तार गर्म हो जाता है। तो गर्म का मतलब क्या होता है, हीट हो जाता है। तो वो किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करेगी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है
कि किस उपकरण में धन यानी प्लस ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो किसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में भी धन और ऋण का चिन्ह होता है, तो इसमें तो ये तो नहीं होने वाला है। एमीटर में धन और ऋण दोनों का चिन्ह होता है, वोल्टमीटर में भी धन और ऋण दोनों का, विद्युत सेल में भी धन और ऋण दोनों का चिन्ह होता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं क्या पूछा है। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो हम सभी जानते हैं जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। इसे जरूर याद रखिएगा। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? तो जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है। आप लोग इस तरह के और इस टाइप के भी आप लोग इसे याद रखिएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, तो आप लोगों का किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं आएगी। और कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए आपको इमरोज स्टडी सेंटर को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, करना ही होगा, कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा इसे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो हम सभी जानते हैं विद्युत हीटर की तार की जो कुंडली होती है, यानी विद्युत हीटर में कौन से तार का यूज किया जाता है? तो विद्युत हीटर में तांबा के तार का यूज किया जाता है। तांबा के तार का टंगस्टन का फिलामेंट किससे होता है? टंगस्टन का फिलामेंट बल्ब का फ्यूज टंगस्टन का बना होता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। यहाँ पे पूछा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कहा जाता है। यानी आपके पास ताकत रहेगा, आपके पास ऊर्जा यानी एनर्जी रहेगा, तभी तो कोई कार्य कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन में देख सकते पूछा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरेस्टे नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किए थे। आगे तरफ बढ़िए। चलिए देखते हैं 22 नंबर में पूछा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? वह काल्पनिक होती है कि वास्तविक होती है, कि ए और बी दोनों होती है? तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है, वह दिखाई नहीं देती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। जनित्र का मतलब क्या होता है? जनरेटर होता है। जनित्र का मतलब जनरेटर होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। तो लघु परिपथ के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो लघु पतन के समय घट जाता है। लघु पतन के समय क्या हो जाता है? यानी कम हो जाता है। लघु पतन के समय प्रतिरोध उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आप लोग इस विद्युत धारा चैप्टर में पढ़े होंगे। तार ठंडा और प्लस गर्म जब सड़ता है तभी लघु पतन होता है, यानी प्लस और माइनस जब ठंडा तार या गर्म तार यानी प्लस माइनस एक दूसरे के अटैच में आते हैं तभी लघु पतन होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर में पूछा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है? तो हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण देशों में इस समय किस खनिज को लेकर के होड़ मची हुई है। तो यूरेनियम को लेकर के होड़ मची हुई है। इसी के कारण वर्तमान के संदर्भ में आप देखिएगा तो अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इसी खनिज को प्राप्त करने के लिए गिरफ्तार किया है और अपने मुल्क ले गया है, उसे जेल में डाल दिया है। तो यूरेनियम आप लोग याद रखिएगा 86 इसका परमाणु संख्या होता है। चलिए 26 नंबर पूछा है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रकृति में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य होता है। आजकल के जितने भी लोग हैं शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग, वे सब लोग विटामिन डी से ग्रसित है। वे सब लोगों में 20% लोगों में विटामिन डी की कमी है। कमी देखी गई है भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार। इसलिए क्योंकि सूर्य से विटामिन डी मिलती है सुबह सुबह में, और सुबह सुबह में सब कोई ठंडा में अपने घर में रह रहा है, तो इस रह रहा है तो उन्हें धूप नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे विटामिन डी के रोग से ग्रसित हो रहे हैं। आप लोग इसका शिकार न होइएगा, धूप में जरूर थोड़ा सा टहल लीजिएगा, घूम लीजिएगा, जिससे आपकी शरीर में एक नई ऊर्जा, उत्साह और एनर्जी डेवलप होगी। चलिए 27 नंबर में देखिए। 27 नंबर पूछा है किसका अर्थ जल होता है, यानी निम्न में किसका अर्थ जल होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रा का मतलब जल होता है। हाइड्रा का मतलब क्या होता है? जल होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 28 नंबर में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे यहीं तक आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था, इसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इसको चलिए देखते हैं। 28 नंबर में पूछा है कि निम्न में कौन सा युग्मक एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया उससे कहा जाता है कि जब एक एलिमेंट से टूट करके दो अलग अलग एलिमेंट्स जब बन जाता है तो उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग कर देना, वही विस्थापन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। MgCl2 का विलयन भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। AgNO3 को जब तोड़िएगा, AgNO3 को जब कॉपर से इसे अभिक्रिया कराइएगा तो इसका प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो इसका प्रतिफल के रूप में प्राप्त होगा कॉपर CuNO3 को होल्ड वाइस प्लस Ag माने
Ag मतलब चांदी प्राप्त होगा, तो इसका प्रतिफल क्या होगा? तो यह विस्थापन अभिक्रिया, यानी दो वस्तु, यानी Ag से किसको विस्थापित कर दे रहा है? Ag को, NO3 में से Ag को यह विस्थापित कर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 29 नंबर में पूछा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो साग सब्जी जब फेंक दिया जाता है तो सड़ गल जाते हैं, तो उसमें से वो विघटित एकदम हो जाते हैं, यानी खाद्य पदार्थों में बदल जाते हैं। तो उससे क्या निकलती है? सबसे पहले आप देखिएगा, उससे बदबू निकलती है। तो वो बदबू किस रूप में निकलती है? तो गैस के रूप में निकलती है। और वह गैस का निकलना मतलब क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर में देख सकते हैं कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन सा है जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं? दहन भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, ऑक्सीजन इसमें सहायक होता है, यानी श्वसन में भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, अवक्षेपण में भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं भोजन के पाचन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का रोल होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऑक्सीजन का थोड़ा सा भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, कितना इजी। आप लोग देख सकते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? तो हम आपको एक सजेशन के तौर पे बता रहे हैं कि ग्लूकोज और चीनी का रासायनिक सूत्र जो है उसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाए C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे चीनी का हम सूत्र लिख दे रहे हैं। चीनी का सूत्र होता है, चीनी का सूत्र यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। तो चीनी का होता है C11H22 O11 होता है। चीनी का सूत्र C11H22O11 होता है। तो इसे आप लोग मत भूलिएगा, नहीं तो एग्जाम भी आपको भूल जाएगा। चलिए 32 नंबर में देखिए, 32 नंबर में पूछा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो कौन सा इसमें समीकरण है जो संतुलित नहीं है? तो इसमें संतुलित अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे Pb एक है, तो यहाँ पे Pb भी एक है, और यहाँ पे NO3 थ्री 3 को है, तो यहाँ पे NO2 देख सकते हैं 2 है। तो यही संतुलित अभिक्रिया नहीं है, यहीं से पता चल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 गो भी हाइड्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन है, तो 4 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ऑक्सीजन है, तो 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ के 2, यहाँ का ऑक्सीजन ये संतुलित है। यहाँ H 2 गो है, तो यहाँ पे भी 2H है, Cl 2 गो है, तो Cl भी 2 गो, ये भी संतुलित है। यहाँ पे देखिए 2 के, और यहाँ पे भी 2 के है, यहाँ पे K 2 है, तो K 2 CI 2 है, तो यहाँ पे भी CI 2 है। O3 3 को है, तो O भी यहाँ पे देख सकते हैं 3 को है। तो ये कौन संतुलित नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए 33 नंबर में देख सकते हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस पात्र को नीला कर देती है, तो उसका pH मान क्या होता है? तो कोई विलयन है जो लाल लिटमस पात्र को नीला कर देती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे भस्म कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि भस्म का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है और 14 से कम होता है। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। आज जो 7 के बराबर होता है वो उदासीन विलयन होती है, उस पर ना अम्ल का प्रभाव पड़ता है ना क्षार का प्रभाव पड़ता है, वो उदासीन होता है। तो यहाँ पे 33 नंबर में देख सकते हैं कि यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है जिसे फिलोसफी भी कहा जाता है, जिसे फिलोसफर ऊल भी कहा जाता है, यानी जिसे फिलोसफर ऊल भी कहा जाता है। तो जिंक ऑक्साइड को यशद फूल कहा जाता है, और इसे ही फिलोसफर भी कहा जाता है। फिलोसफर ऊल भी कहा जाता है, इसे भी फिलोसफर क्या कहा जाता है? ऊल कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पूछने में, कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन है जो गैस चूने के पानी को, कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दूधिया कर देता है। किसी गैस को के चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की गैस है। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम देखिएगा, तो फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम मेथनोइक एसिड होता है, यानी मेथनोइक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला नंबर पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaS4 × ½ H2O होता है, यानी कैल्शियम सल्फर डाइऑक्साइड × ½ H2O होता है। तो इसे आप जानते हैं। और हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे देखिए, अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है? तो क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो हम सभी जानते हैं अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लौंग का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए 39 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में से किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं फास्फोरस की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, इसलिए कि यहाँ पे फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? तो फास्फोरस का आप कहेंगे परमाणु संख्या कितना होता है? तो फास्फोरस का P5 होता है। फास्फोरस का परमाणु संख्या रासायनिक सूत्र P5 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका P आंसर है। जो 40 में पूछा है
कि क्यू पाइराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो क्यू पाइराइट किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर का यह अयस्क है। हम सभी जानते हैं कि क्यू पाइराइट किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की 2 4 या 2 हो सकता है, कौन सा होगा, तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो वो 2 होगी। इसलिए 2 होगी कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना निकलेगा, 2 और 6 के रूप में, सॉरी 2 और 4 के रूप में निकलेगा। तो 4 न तो साझा कर सकता है और न ही दे सकता है, लेकिन 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी यानी वैलेंसी इसका 2 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गंधक का परमाणु संख्या क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि सल्फर, गंधक को सल्फर कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर लिखा हुआ है, तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, यानी सल्फर को ऐसे लिखा रहता है, यानी C16 लिखा रहता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 43 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है, अभिक्रियाशील समूह द्वारा यानी डबल बॉन्ड और कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो एल्कोहल के समूह होता है। डबल बॉन्ड जब कार्बन डाइऑक्साइड में लग जाता है तो एल्कोहल का समूह। वेल्डिंग में किस गैस का यूज किया जाता है, तो वेल्डिंग में हम सभी जानते हैं कि वेल्डिंग में किस गैस का यूज किया जाता है, तो एथाइन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, तो एथाइन का यूज किया जाता है, एथाइन का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा कार्बन की आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है, यानी कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है। तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन आवर्त सारणी में वो किस वर्ग का सदस्य है, तो रुकिए आपको दिखा देते हैं कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है। यहाँ पे देखिए कार्बन आवर्त सारणी में, यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5, यहाँ देखिएगा तो कार्बन देखने को मिलेगा, यानी C किसका, यहाँ पे कार्बन देखने को आपको मिल रहा होगा। रुकिए दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन है, यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है जिसके कारण दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बन यहाँ है, और चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम बताइए, वहाँ पे देख लेने के बाद आप बताइए कार्बन किस वर्ग का भाग है। तो कार्बन हम सभी जानते हैं कि कार्बन 14वां वर्ग का भाग था। किस वर्ग का भाग था, 14वां वर्ग का भाग था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 46 नंबर में पूछा है, एथाइन में कार्बन कार्बन की परमाणु संख्या के बीच कितने सहसंयोजी बंधक होते हैं। तो हम एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम सभी जानते हैं। तो कितने बॉन्ड होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है। तो सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन आप सभी जानते हैं, क्रियाशीलता के अनुक्रम कुछ इस प्रकार के होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे होता है। तो कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील होगा, तो फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। वर्गों की संख्या कितनी होती है, जल्दी आप बताइए, वर्गों की संख्या कितनी होती है। और यहाँ पे देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो उसको निकालिएगा तो कितना होगा, 2 8 8 8 8 16 और 2 18 1 20, यानी 1 होगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या यानी वैलेंसी कितना होता है, तो पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, 1। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 50 नंबर में पूछा है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या 18 होती है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, जिससे आप लोग डर रहे हैं। यहाँ पे देखिए संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है, संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ए तो कोई धातु ही नहीं है, तो इसलिए ए को हटाइए, ए कोई धातु, कार्बन धातु नहीं है, डी भी धातु नहीं है, तो इसमें कौन धातु है, तो यानी बी धातु है, देख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ पूछा है, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है। तो वन पर कौन सा आधारित उद्योग होता है, तो कागज भी वन की लकड़ियों से ही बनाया जाता है, टिम्बर उद्योग भी वन की लकड़ियों से ही बनाया जाता है, और लाख उद्योग भी वन की लकड़ियों से बनाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 53 नंबर में पूछा है कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुँचाने की तकनीक को क्या कहते हैं। यानी जब सिंचाई की प्रक्रिया बहुत तरह से होती है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन होता है, वाटरिंग विथ रेन, यानी वर्षा के द्वारा भी सिंचाई की कमी को दूर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचाने के लिए ड्रिप सिंचाई का यूज किया जाता है। किसका, ड्रिप सिंचाई का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, तो ड्रिप सिंचाई का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था, जिसमें साहूकारों द्वारा जब पेड़ पौधों को काटा जा रहा था तो वहाँ के स्थानीय जो लोग थे वे लोग घेर करके पेड़ पौधों की रक्षा किए थे। तो वो कब किए थे, तो ये 1973 की बात है, 1973 की बात है। यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ से बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। कोक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कोको में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कोको में मृतपोषी, यानी सभी जानते हैं कि कोको मृतपोषी होते हैं, तो उसमें मृतपोषी ही पोषण की विधि के रूप में पाया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 56 नंबर में पूछा है कि निम्न में से
कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है, तो इनमें से कौन सा है? तो इसमें से मृत घास जो होता है वो जैविक अपक्रम द्वारा जैव पदार्थ बनता है, सड़ गल जाने के बाद ही ना। तो यहाँ पे मृत घास जो होते हैं, या देखिए पॉलीथीन को भी फेंकिएगा, मान लीजिए उसको सड़ाइएगा तो आपकी सातों खानदान की देहांत हो जाएगी, उसके बाद भी पॉलीथीन कभी नहीं गलेगा। रबड़ भी पॉलीथीन का ही प्रकार होता है, ये भी नहीं गलता है जल्दी। और यहाँ पे लेकिन सूखा घास ले लीजिए और उसे रख दीजिए धूप में या किसी गड्ढे में रख के तोप दीजिए, ढक दीजिए उसको, किसी मिट्टी से ढक दीजिए, और उसको 5 दिनों के बाद या 2 दिनों के बाद या 24 घंटे के बाद आप खोलिएगा तो देखिएगा वो जैविक खाद के रूप में बदल गए होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य की पाचन कहाँ से शुरू होती है? अब बताइए ना, इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है? हम सभी जानते हैं कि मनुष्य कहाँ भोजन ग्रहण करता है, तो सबसे पहले मुंह में भोजन लेता है, तो मुंह से ही भोजन की शुरुआत होती है। और कहाँ खत्म होती है? तो ग्रस नली नलिकाएं छोटी बड़ी आंत में होते हुए छोटी आंत में भोजन की क्रियाएं पूर्ण होती है। तो कहाँ से शुरू होती है? तो यह मुख गुहा से शुरू होती है। कहाँ से? तो मुख गुहा से। चलिए, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम किस प्रकार का है? तो सभी जानते हैं कि सजीव जीवित होते हैं और निर्जीव मृत होते हैं। तो आप बताइए, निर्जीव क्या सांस ले सकता है? क्या बोल सकता है? क्या खाना खा सकता है? क्या मतलब बच्चा पैदा कर सकता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी सारी कोशिकाएं मृत हो गई है। तो ये किस में हो सकता है? तो सजीवों में हो सकता है। तो बताइए, सजीव श्वसन भी ले सकता है, पोषण भी कर सकता है, प्रजनन भी कर सकता है, तो इनमें से सभी होगा इसका ऑप्शन सही। चलिए, किण्वन की क्रिया होती है ईस्ट में होती है। किण्वन की क्रिया किस में होती है? किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं 60 नंबर में पूछा है कि 60 नंबर में कि वायवीय श्वसन की में क्रिया में निम्नलिखित में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वायवीय श्वसन। तो हम सभी जानते हैं कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन उसे कहा जाता है कि जब जीव जंतु, जैसे हम ही लोग जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं, सांस लेते हैं तो हम किस चीज़ को लेते हैं? तो ऑक्सीजन को लेते हैं। किस चीज़ को लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं श्वसन के रूप में। और वहीं अब अवायवीय श्वसन जो है, अवायवीय श्वसन, उसमें किस चीज़ का सांस लिया जाता है? सांस लिया नहीं जाता, उसमें छोड़ा जाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि रात में पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और दिन में सूर्य के प्रकाश से क्या लेते हैं? आप लोग बताइए। आप प्रकाश संश्लेषण के जो रासायनिक समीकरण जो है उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 61 नंबर में पूछा है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? यानी कोशिकीय ईंधन इसमें से किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। इसे मस्ट इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई के रूप में इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कोशिका का ईंधन कौन है? तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज से ही तो आदमी देखते हैं कि जैसे एक फुटबॉल का खिलाड़ी खेलने के क्रम में उसका एनर्जी लूज हो जाता है, तो कि क्या चीज़ का सेवन करता है? तो ग्लूकोज का सेवन करता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ शुरू होता है? तो हम सभी जानते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन, खाना बनना होना सब पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पौधों के लीफ में होता है, लीव्स में होता है। यहाँ पे देखिए 63 नंबर में पूछा गया है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो आप लोग पढ़े होंगे, श्वसन के अंतर्गत तो नहीं आएगा, पाचन के अंतर्गत भी नहीं आएगा, उत्सर्जन के अंतर्गत भी नहीं आएगा। उत्सर्जन के अंतर्गत ब्रीक आता है, तो ये किस तंत्र के अंतर्गत आता है? तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। चलिए आगे की तरफ 64 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त को थाका बनाने में सहायक होता है? तो हम सभी जानते हैं कि रक्त को थाका बनाने में फाइब्रोनोजिन सहायक होता है। इसी के लिए कहा जाता है कि फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। इसे भी याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिए। फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। यहाँ पे 65 नंबर में आप देख सकते हैं कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी पादप जो होते हैं उसमें अपशिष्ट जो है, मल कचरा वचरा कहाँ संचित रहते हैं? तो छाल में भी रहते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रहते हैं, पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में भी रहते हैं, जिसके कारण लाशा देखते हैं पेड़ पौधे से निकलता है, तो वो अपशिष्ट है। कोशिकीय रिक्तियाओं यानी तो कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें भी पादप अपशिष्ट रखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपके शरीर में घाव हो जाता है तो उसमें से जो वीप निकलता है, पीप जिसको कहा जाता है, तो वह भी कोशिकाओं के बीच में जो अपशिष्ट जमा होते हैं, या पसीना निकलता है तो वो भी कोशिका रिक्तिका के द्वारा ही निकाला जाता है, वो अपशिष्ट पदार्थ होता है। और यहाँ पे पत्तियों में तो बिल्कुल भी, पत्तियों में तो पेड़ पौधे अपने भोजन ही बनाते हैं। तो बताइए पत्तियों में क्या अवशिष्ट उत्पन्न होगा कि नहीं? तो पत्तिये से ही तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं सारे पेड़ पौधे। इसलिए आपको सलाह दिया जाता है कि रात में पेड़ पौधे के पास नहीं ठहरना चाहिए, ना सोना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए 66 नंबर में पूछा है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या होता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से हम सभी जानते हैं कि अमोनिया बनता है। और अमोनिया का इसमें से कौन सा अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है? तो NH3 होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़िया है। देखिए 67 नंबर में पूछा है कि ब्रिक का प्रधान कार्य क्या होता है? तो ब्रिक का सबसे प्रधान कार्य होता है, तो सबसे प्रधान उसका कार्य होता है उत्सर्जन करता है। ब्रिक क्या करता है? उत्सर्जन करता है, यानी एक्सक्रेशन करता है। चलिए आगे, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा है जो पादप हार्मोन है? तो यानी साइटोकाइनिन या पादप हार्मोन है। आगे की तरफ देखिए, फल को पकाने वाला कौन सा हार्मोन है? यानी जब फल को पकाने के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग बताइए कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? और कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 70 नंबर में पूछा है
कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, यानी 24 होती है। यहाँ पे देखिए, रुधिर चाप नियंत्रण करता है। रुधिर चाप क्या नियंत्रण करता है? तो रुधिर चाप एड्रिनल द्वारा नियंत्रण करता है। एड्रिनल द्वारा क्या नियंत्रण करता है? रुधिर चाप। यहाँ पे चलिए आगे की तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए 72 नंबर में, हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि को यूज किया जाता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? वहीं हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। आदि के पुष्प में यहाँ पे पूछा है, यानी पुष्प में नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? पुष्प में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। नर प्रजनन पूछा है, वहीं मादा प्रजनन पूछता है तो स्त्री केसर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्त्री केसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए 74 में, शुक्राणु कहाँ बनता है? शुक्राणु कहाँ बनता है आप बताइए? तो हम सभी जानते हैं कि वृषण चैप्टर का भाग है, तब वृषण में ही शुक्राणु बनता है, यानी किसमें? टेस्टिस में शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। यहाँ पे देखिए 75 नंबर हो गया। 75 नंबर देखिए, 75 नंबर पूछा है, जीव की उत्पत्ति में सबके पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो हम सभी जानते हैं कि जब जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो जीवों की उत्पत्ति के रूप में सबसे पहले डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी, जिसके कारण उस समय ऑक्सीजन नहीं था। पृथ्वी पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन के न होने के पीछे ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो जियोग्राफी के अंतर्गत आपको बताएंगे। तो उसका भी हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपके उस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। हम उसका कंटेंट कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 76 नंबर में देखिए, यानी आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से आप लोग पढ़िएगा। यानी देखिए, ये जीवाश्म है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दांत के जबड़े में होता है, तो बिल्कुल नहीं। ये पंख में होता है, सत्य पूछा है, तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ये कोशिका के एक जीवाश्म भी है। ये इस जबड़े के दांत में भी अंगुलियां होती है, और यह इसमें डैन और पंख भी होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 77 नंबर में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? कौन सा प्राणी है जो अपना लिंग बदल सकता है? तो हम सभी जानते हैं कि वह एक मात्र प्राणी घोघा है, यानी स्नेल्स है, जो अपना लिंग बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 78 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, कौन सा है जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो 78 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब पर्यावरण के अंतर्गत इनमें ये तीनों आते हैं, यानी जल मंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है, और वायुमंडल भी आता है। यानी जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों पर्यावरण इसके द्वारा प्रभावित होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सही, बिल्कुल सही आंसर है। 79 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मेढक चतुर्थ पदार्थ का उपभोक्ता है। याद कीजिए सबसे लास्ट चैप्टर को फिजिक्स के केमिस्ट्री के। यहाँ पे देखिए, एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? तो एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ DDT होता है। तो DDT का मतलब होता है डाईक्लोरो, जिसको हम लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, डाईक्लोरो डाईफिनाइल, PHENILE, डाईफिनाइल, और ट्राईक्लोरोइथेन, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राईक्लोरोइथेन। इसे चूहा और कीट जो होते हैं उसको मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जो बहुत ही डेंजर होता है, आप लोग इसके संपर्क में नहीं आइएगा ना, तो इससे जान भी जा सकती है, बहुत ही खतरनाक होता है DDT। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रहा। ये रहा आपके 80 में 80 क्वेश्चन का फुल एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दिल पे हाथ रख के और ईमानदारी पूर्वक, कि किसका कितना सही हुआ है। आप लोग को ज़रूर बताना है कि किसका कितना सही हुआ है। अगर आपकी इसमें सही प्रश्नों की संख्या कम है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं वरना काम नहीं चलने वाला है। और जितने भी लोग नए लोग देख रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि इस सवाल के स्तर से आप अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को भी जगा कर देख लीजिएगा, और पढ़ाई एकदम मन लगा कर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सभी आप लोगों को बेहतर होगा, और जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वे सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक रहा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और ऐसे वीडियो लगातार पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कह रहे हैं तो करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, मीट अगेन, हैव ए